नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पैजी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 2 दिसंबर। तो आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये आपका चौथा वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे 4 जनवरी 4 के क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 20 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, वो है कि डैश के रासायनिक सूत्र H2SO4 है। ठीक है, यानी कि H2SO4 आपका किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है आपका H2SO4। इसके अलावा ये अत्यधिक संरक्षक और प्रबल अम्ल है, जो सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे बैटरी उत्पादन हो गया, इसके अलावा आपका उर्वरक और रासायनिक संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कीमिया और प्रारंभिक रासायनिक प्रयोगों में ऐतिहासिक रूप से गंधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे गंधक भी बोला जाता है। इसके नाम पर गंधक शब्द केंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के गंधक की बनावट को संदर्भित करता है। इसके अलावा ऑप्शन में एक आपका हरा थोथा दिया गया है। तो हरा थोथा को याद रखिएगा, इसे आयरन टू सल्फेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपका FeSO4 होता है, ज़्यादा कुछ मत याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका मुराइटिक अम्ल दिया गया है। तो मुराइटिक अम्ल आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वैकल्पिक नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका HCl। ठीक है, इसके अलावा एक दिया गया आपका नीला थोथा। नीला थोथा की बात करेंगे तो इसे कॉपर टू सल्फेट कहा जाता है और रासायनिक सूत्र आपका CuSO4 होता है। ठीक है, तो बस आप रासायनिक नाम और आपका सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी PDF में दिया गया है, आप लोग चाहे तो उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले हम लोग बात करने वाले हैं चाक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपके SSC कांस्टेबल जीडी के लिए स्टडी गाइड है। इस बुक में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो इस बुक में आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। साथ में आपको 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे, वो भी आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें इस बुक में क्या क्या है। तो इस बुक में आपको जो सिलेबस है जीडी का, उसको 100% कवर किया गया है। ठीक है, इस बुक में तो आपको पहले बता चुके हैं कि 5 आपको सॉल्व पेपर रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी पोर्शन रहेंगे, जो आपके SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपके पोर्शन भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। साथ में समान जानकारी, सामान्य ज्ञान और समान जानकारी के भी आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित के लिए आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश का आपका पोर्शन रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी का आपका पोर्शन, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार का पुस्तक रहेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपको वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर भी मिलेगा व्याख्या सहित, जो कि आपके डिटेल एनालिसिस के साथ रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप ये SSC जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका SSC कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी इस बुक को आप परचेस कैसे कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो जो आपका बजट जो दस्तावेज है वो कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा योजनागत व्यय बजटीय योजना में उल्लेखित विशिष्ट कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को संदर्भित करता है। इसके अलावा दूसरी ओर जो आपका गैर योजनागत व्यय है, उसमें वेतन, पेंशन और ऋण चुकाने और रख रखाव की लागत जैसे सामान्य व्यय भी शामिल होते हैं। इसके अलावा यह वर्गीकरण नीति निर्माताओं को संसाधनों के कुशल उपयोग और विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यय पैटर्न को ट्रैक और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि ओशन की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मृतजीवी हो जाएगा। ठीक है, मृतजीवी जो पोषण है, पोषण का वो तरीका होता है जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मृतजीवी, जिन्हें डिकम्पोजर्स के रूप में भी जाना जाता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए पाचन एंजाइमों का स्राव करती है। इसके अलावा ये विघटित पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पोषक तत्वों को पारिस्थितिक तंत्र में वापस डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे कवक हो गया, मशरूम, मोल्ड जैसे कुछ बैक्टीरिया इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट आपका है मोहिनीअट्टम की जननी, यानी कि डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो इसका राइट आंसर आपका कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा की बात करेंगे तो आपका दक्षिण भारत में जो आपका केरल है उनसे संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम, उसकी एक प्रमुख नृत्यांगना है। वो राज्य के मलप्पुरम जिले में थिरुनाव्या की निवासी हैं। उन्हें मोहिनीअट्टम को शोकायुक्त निकट विलुप्त अवस्था से मुख्यधारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने इसे औपचारिक संरचना और अलंकरण भी प्रदान किया है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में जाना जाता है। तो किस राज्य में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, पेड्डा पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश, मकर राशि के राशिय चक्र में परिवर्तन और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। इसके अलावा लोग इसमें पतंग उड़ाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बैलगाड़ी दौड़ और मुर्गे की लड़ाई जैसे पारंपरिक खेलों में भाग भी लेते हैं। इसके अलावा पोंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में नहीं आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो कि एक मीठे चावल की तैयारी है। अरिसेलु मीठे घरे तले हुए केक है। और पुलीहेरा जो कि इमली के चावल जैसे विशेष व्यंजन उत्सव के दौरान तैयार और साझा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह है कि दिए गए उद्योग में चूना पत्थर डैश का एक कच्चा माल है। तो चूना पत्थर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सीमेंट जो उद्योग होता है उसका क्या है, एक कच्चा माल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमेंट उद्योग होगा। चूना पत्थर एक समान प्रकार की कार्बोनेट तल चट्टी चट्टान है। यह ज़्यादातर खनिजों, कैल्साइट और ऑर्गेनाइट से बना है जो कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टल रूप है। यह सीमेंट भट्टों में ईंधन के दहन के दौरान सल्फर उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है। इसके अलावा चूना पत्थर को गर्म करने से क्लिंकर बनता है जिससे कि पीस कर सीमेंट बनाया जाता है। अगला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो आग्नेय चट्टान देखिए लावा और मैग्मा से मिलकर आग्नेय चट्टान बनता है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान आपका ज्वालामुखी से निकल कर बनता है। तो ज्वालामुखी से आपका लावा जो मैग्मा निकलता है वही जब सतह पर फैलता है और सूखने के पश्चात दोस्तों आपका आग्नेय चट्टान का बन जाता है। साथ ही प्रमुख चट्टान भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करेंगे आग्नेय चट्टान का तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सभी जो चट्टान है आपका आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा औषधि चट्टान की बात करेंगे तो औषधि चट्टान में आपका चट्टान के टुकड़े जो विदेशी प्रक्रियाओं के द्वारा जमा किए गए हैं उन्हें तलचट्टी चट्टान के रूप में जाना जाता है। वैकल्पिक रूप से इसे द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो सैल हो गया, चूना पत्थर जिसे कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी कहा जाता है वो, और बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है तो औषधि चट्टान के ही आपके उदाहरण है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो जिन चट्टानों में कायांतरण हुआ है उनमें वो चट्टानें शामिल होती है जो पहले से मौजूद चट्टानों के पुनः संरचना के माध्यम से निर्मित हुआ है। रूपांतरित चट्टान के लिए एक अलग शब्द है तृतीयक चट्टान, इसे कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो संगमरमर हो गया, इसके अलावा क्वार्टजाइट हो गया, इसके अलावा फिलाइट हो गया, सिस्ट हो गया, ग्नीस्क हो गया। ठीक है, ये सभी का जो उदाहरण है आपका किसका है तो आपका रूपांतरित चट्टान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम का चयन करना है और आपको संकेत भी दिया गया है रेशेदार फसल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेशेदार फसल कौन सा है। तो रेशेदार फसल की बात करेंगे फ्रेंड्स, रेशेदार फसल कौन सा है तो आपका रबर इसका राइट आंसर होगा। रबर क्या है, एक आपका रेशे वाली फसल, रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, तो रबर आपका रेशेदार फसल नहीं, बाकी जो कपास दिया गया है, जूट दिया गया है और सन यानी कि हेम्प दिया गया है, ये सभी जो फसल है आपका रेशेदार फसल है, लेकिन रबर आपका रेशेदार फसल नहीं है। इसके मुख्य रूप से लेटेक्स उत्पादन के लिए खेती की जाती है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, विशेष रूप से रबर आधारित उत्पादों के उत्पादन में। इसके अलावा इसके विपरीत कपास, भांग, जूट रेशेदार फसल है जो विशेष रूप से उनके रेशेदार गुणों के लिए उगाई जाती है, जिनका उपयोग हम लोग वस्त्र, रस्सी और अन्य संबंधित उत्पादों को बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है डैश को संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो विधि है फ्रेंड्स वो आपका आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद जो 55 है वो कहता है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके, निर्वाचक मंडल की संरचना और आपका निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों के मूल्य की रूपरेखा उसमें दिया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो आपका राष्ट्रपति चुनाव होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है निर्वाचक मंडल के द्वारा ही होता है। तो उन निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव का जो विधि होता है पहली बार तो अप्रत्यक्ष होता है, जहाँ से राष्ट्रपति सीधे नागरिक के द्वारा बल्कि नहीं एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो जैसा कि आपका एक संसद हुआ। ठीक है, संसद में दोस्तों आपका 2 सदन है, एक सदन आपका
लोकसभा है, एक सदन आपका राज्यसभा है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आपके निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, याद कीजिएगा, निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जो आपके मनोनीत होंगे, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य इसमें आपका भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा सभी राज्यों में आपकी विधानसभा है। ठीक है, याद कीजिएगा, विधानसभा आपके सभी राज्यों में है। ठीक है, लेकिन विधान जो परिषद है आपका सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा के सभी सदस्य सभी सदस्य यानी सभी सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद आपके आप लोग को मालूम होगा कि पूरे राज्यों में नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी का जो विधानमंडल है, दिल्ली और पुडुचेरी जो कि आपका यूटी है, और यहाँ पर क्या है आपका विधान सभा है। ठीक है, तो इनमें भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। याद रखिएगा, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। साथ में हम लोग बात करेंगे तो और भी कुछ विशेषता हैं जो कि अलग अलग देशों से हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। जैसा कि ब्रिटेन के संविधान से देखें तो संसदीय सरकार की जो विशेषता हैं आपके लिए गए हैं। कानून का शासन लिया गया है, यानी कि विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है, विशेषाधिकार संबंधी रिट जो है एवं संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयवाद, ये सभी जो व्यवस्था है आपका ब्रिटेन से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति नीतिक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना, ये सभी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भी लिया गया है कुछ, जैसे कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये आपकी कनाडा के संविधान से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां का निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी आपका कनाडा के संविधान से। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करेंगे तो समवर्ती सूची लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपका रूस के संविधान से प्रस्तावना में जो मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये सभी आपका रूस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में गणतंत्र का आदर्श, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आदर्श और प्रस्तावना में समानता का जो आदर्श है और बंधुत्व का आदर्श, ये सभी आपके फ्रांस के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वो आपका जर्मनी के संविधान से। लेकिन याद कीजिएगा 20 और 21 आपका जो ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और जापान के संविधान से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान से लिया गया है। याद कीजिएगा, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, लेकिन अगर कानून का शासन पूछेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आपका 2004 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम NFWP 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए उद्देश्य से भारत के सबसे पिछले जिलों में 150 में 14 नवंबर 2004 को इस योजना का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो राइट आंसर आपका कतर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कतर हो जाएगा। कतर ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है। इसके अलावा फर्स्ट पे आपका चीन रहा था जिसने 23 स्वर्ण, 20 रजत, 16 कांस्य पदक सहित कुल 59 पदक अपने नाम किए थे। अगला है, इसके अलावा अभी हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी आयोजित हुआ था जिसका विजेता आपका अर्जेंटीना बना था, उप विजेता आपका फ्रांस बना था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से बोला है तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 है जो कि आपका किससे संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से है। ठीक है, याद कीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्य कार्यकारिणी राज्यपालिका से संबंधित है मुख्य रूप से अनुच्छेद 153 से 167 है। इसके अलावा ये अनुच्छेद राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित प्रावधानों सहित राज्य कार्यकारिणी की संरचना, शक्ति और कार्यों को रेखांकित करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 6 में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 क्या है, 54 क्या है, इसको भी एक बार देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 है, इसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा
कि जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 क्या है, तो यह अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्यालयों की स्थापना करता है। अनुच्छेद 155 है, वो राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 156 है, वो है कि यह अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यालयों की शर्तों और हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 157 क्या है, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का वर्णन करता है। अनुच्छेद 158 है, राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का भी कोई पद धारण नहीं करेगा, परिलब्धियों और भत्ताओं को हकदार होगा। अनुच्छेद 159 कहता है, यह अनुच्छेद राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 160 क्या कहता है, तो यह अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 161 क्या है, तो ये राज्यपाल को राज्य के कानूनों के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, दमन, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 है, यह अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों और राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों की सीमा संबंधित है। अनुच्छेद 163 है, यह राज्यपाल को राज्य सरकार की ओर से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 164 है, यह अनुच्छेद राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी से संबंधित है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 165 है, यह राज्य के महाधिवक्ता, उनके कर्तव्य और योग्यताओं को रूपरेखा तैयार करता है, महाधिवक्ता संबंधित अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 166 कहता है कि यह अनुच्छेद सरकारी कामकाज के संचालन और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कर्तव्यों संबंधित है। अनुच्छेद 167 है, यह राज्यपाल के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्देशित करता है। अगला है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था कि आपका केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा। केरल का तो शास्त्रीय नृत्य आपका मोहिनीअट्टम है ही, साथ में इसकी उत्पत्ति आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके अलावा मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। इसके अलावा जैसा आपको मालूम होगा, केरल में कोई एक शास्त्रीय नृत्य नहीं, केरल में दो, यानी कि मोहिनीअट्टम के अलावा जो आपका कथकली है वो भी आपका केरल से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे 8 शास्त्रीय नृत्य जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर आपका अश्विनी वैष्णव होगा। ठीक है, अश्विनी वैष्णव हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NIC यानी कि टेक कॉन्क्लेव 2022 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह 3 से 4 मार्च 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसके अलावा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 की थीम ही आपका था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक थी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अमर सिंह होगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय मूल के जो सिख स्वयं सेवक थे अमर सिंह को बाढ़ में, झाड़ियों और सूखे और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें लोकल हीरो की श्रेणी में 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको भी याद रखना है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो खेरा सत्याग्रह आप लोग को मालूम होगा 1918 में हुआ था, जिसमें आपका मांग था कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपका 1918 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। तो क्रिकेट विश्व कप जो 1983 हुआ था ये आपका भारत ने जीता था और उस फाइनल मैच में आपका कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, यानी कि सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, कितने रन बनाए थे तो यहाँ भी दिया गया है, 57 गेंदों में 38 रन बनाए थे। ठीक है, साथ में विजेता तो भारत बना था, उप विजेता आपका वेस्ट इंडीज बना था। नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले चीन में कब हुआ था। तो चीन में हुआ था सबसे पहले कितने वर्ष पहले, तो 7000 वर्ष पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 7000 वर्ष होगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पहले है, जो कि हुआ है। इसके अलावा
चीनियों ने रेशम के कीड़ों को खेती, उनके रेशम कोकून के संग्रह में महारत हासिल करते हुए रेशम उत्पादन की कला को है जो कि विकसित किया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो राइट आंसर आपका 2017 हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। इसके अलावा 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया था, जो कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 75। ठीक है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जो जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर अस्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर डैश कमजोर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका मानसून गर्त हो जाएगा। ठीक है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर मानसून की जो गर्त है वह आपका कमज़ोर हो जाती है। मानसून गर्त एक कम दबाव वाली प्रणाली है जो गर्मियों के मानसून के मौसम में भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में विकसित होती है, जो सामान्यतः जून से सितंबर तक रहती है। इसके अलावा यह उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के मौसमी बदलाव और दक्षिण की ओर सूर्य की गति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका ऊपरी स्तर की गर्त भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये एक ऊपरी स्तर का गर्त वातावरण के ऊपरी स्तरों में अपेक्षाकृत कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह विशेष रूप से भारत में सूर्य की गति या मानसून के मौसम से जुड़ा नहीं है। इसके अलावा ली गर्त की बात करेंगे तो ली गर्त एक दबाव गर्त है जो पर्वत श्रृंखला के लीवर की ओर बनता है। यह सीधे सूर्य की गति या भारत में मानसून के मौसम से संबंधित नहीं है। अगला है उल्टा गर्त। उल्टा गर्त की बात करते हैं तो एक उल्टा गर्त एक मौसम संबंधी शब्द है जो अपेक्षाकृत कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र का वर्णन करता है जो वायुमंडल में लंबवत रूप से फैलता है। यह विशेष रूप से भारत में सूर्य की गति या मानसून के मौसम से भी जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आज के 20 प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।